हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल वर्ड स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के दूसरे लेक्चर पर चर्चा करेंगे। पिछला लेक्चर कुछ दिन पहले आया था और आज हम आइए दूसरे लेक्चर को देखते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले शिक्षा जगत में एक अपार क्षति हुई है। हमारे एस ओझा सर, जो ज्योग्राफी के एक महान अध्यापक माने जाते थे, उनका कुछ दिन पहले ही निधन हो गया है। हम आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें तथा उनके परिवार को सांत्वना दें। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और आइए आज के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है शासन के अंग, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि राज्य क्या है और राज्य की आवश्यकता क्या है। बेसिकली राज्य का जो उद्देश्य है वो अपने नागरिकों पर या अपनी जनता पर शासन करना है। तो वो राज्य किस तरह से शासन करता है, आज हम उस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः तीन तरह की चुनौतियां होती हैं। एक तो कानून बनाने की चुनौती, दूसरी कानूनों के अनुसार कार्य करने की चुनौती, उस कानून को मतलब लागू करने की चुनौती, तीसरा जो है व्यक्तियों के आपसी विवादों या सरकार के विवादों का कानून प्रणाली के हिसाब से समाधान करने की चुनौती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। तो दोस्तों, दोनों में जो है कभी कभी टकराव हो जाता है। तो इस टकराव को कानून के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट निर्णय इसमें देता है। तो इस तरह से तीन तरह की चुनौतियां होती हैं जो राज्य के सम्मुख होती हैं। इन तीन चुनौतियों को तीन व्यवस्थाओं के हिसाब से, तीन व्यवस्थाओं के माध्यम से इनका समाधान किया जाता है। और आइए देखते हैं वो व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। दोस्तों, इन व्यवस्थाओं में जो है इन व्यवस्थाओं को ही शासन के अंग कहते हैं। और इन शासन के अंगों में तीन तरह के अंग पाए जाते हैं। एक विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरी कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तीसरी है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम विधायिका को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम पूरा विधायिका को समझेंगे, विधायिका क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे और कार्यपालिका को समझेंगे। दोस्तों ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विधायिका क्या है, अब जिसे हम अंग्रेजी भाषा में लेजिस्लेचर कहते हैं। तो विधायिका का प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना। ठीक, मतलब विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। इसके द्वारा निर्मित कानून समस्त राज्य क्षेत्र के भौगोलिक सीमा के अंदर लागू होते हैं। जैसे दोस्तों, हम इसको अपने भारत राज्य से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर संसद के द्वारा बनाए गए समस्त कानून लागू होते हैं। तो ये बात यहाँ पर इसका अर्थ यही है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, धर्मतंत्री अर्थात थियोक्रेसी। शासन प्रणाली में धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानून का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। ठीक, अब इस सेंटेंस का क्या तात्पर्य दोस्तों। धर्मतंत्री प्रणाली किसे कहते हैं। धर्मतंत्री प्रणाली वो होती है, जैसे वेटिकन सिटी का एक एग्जांपल हम ले लें। वेटिकन सिटी में क्या होता है, वेटिकन सिटी में वहाँ पर चर्च का प्रमुख जो होता है वही एक तरह से राजा होता है। ठीक, तो इस मतलब जो राज्य किसी एक पर्टिकुलर धर्म के अनुसार संचालित होता हो, किसी एक संप्रदाय के अनुसार संचालित होता हो, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम तंत्रीय शासन कहते हैं। वेटिकन सिटी इसका एक महान उदाहरण स्थापित करता है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है ये कि जो है यहाँ पर धर्म के प्रमुख को मतलब उसको कानूनों का अंतिम व्याख्याकार तथा और धर्म के जो वाक्य हैं, कथन हैं, उनको जो है उनको कहेंगे हम, जो धर्म के वाक्य हैं, उन धर्म के कानून, उसको हम कानून मानते हैं, उसकी व्याख्या को कानून मान लेते हैं।
तो दोस्तों अब जैसे अगला सेंटेंस, अगली बात क्या कही जा रही है कि आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानून का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। इस विषय पर कुछ राज्यों की स्थिति इस प्रकार है दोस्तों। पहले क्या होता था कि राजा ही कानून बना देता था, राजा ने कह दिया ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, तो बस वही कानून हो गया। लेकिन कुछ समय पश्चात ये महसूस किया जाने लगा, नहीं, सब कुछ राजा के हिसाब से नहीं होना चाहिए, कुछ जनता के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि राजा जनता के ऊपर शासन करता है। इसलिए जो है अब आइए देखते हैं कि कुछ राज्यों की स्थिति कैसी है। दोस्तों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण राज्य है स्विट्जरलैंड राज्य की स्थिति। यहाँ क्या होता है दोस्तों, इसे जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अब जैसे स्विट्जरलैंड राज्य में क्या है मुख्यतः, स्विट्जरलैंड राज्य में जनता जो राज्य है, राज्य जनता की मनः स्थिति को समझने का प्रयास करता है, और इसके लिए वहाँ पर कुछ प्रथाएं, कुछ कस्टम्स प्रचलित है। वो क्या है, एक पहली जो प्रथा है या कस्टम्स है, जिससे उस परंपरा है, उसे कहते हैं इनिशिएटिव अर्थात पहल। तो इस पहल जो ये परंपरा है, इसका तात्पर्य क्या है? पहल का तात्पर्य यह है कि अगर स्विट्जरलैंड राज्य की जनता अपने संविधान में कोई संशोधन करना चाहती है, यदि संविधान में कोई संशोधन करना चाहती है, तो वहाँ से वह नागरिक उसके जो है किसी अगर वो संशोधन करना चाह रहे हैं अपने संविधान में, तो कई अपने लोगों को मिलाकर एक प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं और उस पर सब लोग सिग्नेचर कर सकते हैं। जिस एक वहाँ पर नियमित एक पर्याप्त संख्या आधार दिया गया है, जो मतलब मुझे नहीं पता चल पाया है। वो उस संख्या के आधार पर पूरी की पूरी जनता जो है एक प्रस्ताव तैयार करती है और उस प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदन करती है, और फिर उसके पश्चात उस संविधान में संशोधन करना होता है। अब दूसरा है रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह। इस शब्द का क्या तात्पर्य है दोस्तों? जनमत संग्रह का तात्पर्य ये है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जनमत संग्रह था जनता का मत ले लेना। मतलब कोई अगर परिवर्तन देश की सरकार या देश की संसद करना चाह रही है संविधान में, तो वहाँ की जनता जो है अपना मत व्यक्त करती है हर मुद्दे पर। लेकिन दोस्तों स्विट्जरलैंड एक छोटा राज्य है, इसलिए वहाँ ऐसा संभव है। लेकिन भारत राज्य एक विशालकाय राज्य है, विशाल लोकतंत्र है। यहाँ पर 130 करोड़ की जनता निवास करती है। इस इतने विशालकाय लोकतंत्र में ऐसा करना संभव नहीं है कि हर एक मुद्दे पर जनता की राय ली जा सके। इसलिए यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र यहाँ प्रचलित है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर हम जनता है और हम जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और वह प्रतिनिधि जाकर ही देश में कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आगे है, अब भारत राज्य की स्थिति क्या है? दोस्तों भारत राज्य की विधायिका में 2 सदन पाए जाते हैं, एक है लोकसभा तथा दूसरा है राज्यसभा। जैसा कि राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है, जबकि लोकसभा एक निम्न सदन है। दोस्तों लोकसभा जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे अब कोई आपके मन में प्रश्न उठेगा कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे करती है और लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे करती है। वैसे तो हम इस बात की चर्चा लोकसभा अध्याय में और राज्यसभा अध्याय में विस्तृत रूप से करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि लोकसभा प्रत्यक्ष बहुमत मतलब प्रत्यक्ष चुनाव से जो है हम उसको चुनते हैं, उसके प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जबकि राज्यसभा का चुनाव एक विस्तृत प्रणाली के तहत होता है, जिसमें जो है उसके विधानसभाओं के जो है सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक, तो अब दोस्तों अब जैसे राज्यसभा का क्यों बनाई गई, लोकसभा क्यों बनाई? तो लोकसभा का कार्य है विस्तृत मतलब एक कानून बनाना। लेकिन जबकि राज्यसभा जो है भारत राज्य जो एक संघात्मक ढांचे का प्रतीक है, उसके जो है उसका समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है, जबकि लोकसभा जो है आपकी वो सरकार की शक्ति का द्योतक है। आइए दूसरे राज्य पर चर्चा करते हैं, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। जैसे हमारी संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। यह भी दो सदनों से मिलकर बनती है, एक है प्रतिनिधि सभा तथा दूसरी है सीनेट। सीनेट राज्य का उच्च सदन है, जबकि प्रतिनिधि सभा राज्य का निम्न सदन है। अब दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अब आपको एक सामने जो है एक इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह सर का जो है लोगो आ रहा है, और आप इस चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इस चैनल पर जाके जो है इकोनॉमी के जो है समस्त विषय को जो है आप इस पर अध्ययन कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।